क्या आपने कभी सोचा है कि इस वक्त भी लाखों लोग चंद्र कैलेंडर देखकर तय कर रहे हैं कि गाजर आज बोनी है या कल तक का इंतजार करना है? कुछ लोगों के लिए यह एक अटल अटूट नियम है, तो कुछ इसे बीते हुए समय की एक पुरानी बात मानते हैं। तो फिर सच क्या है? क्या नवंबर में सर्दियों की बुआई के लिए चंद्र कैलेंडर, लूनर कैलेंडर, वाकई में एक काम करने वाली प्रणाली है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, या यह महज एक खूबसूरत अफवाह है जो हमारी आने वाली फसल को बर्बाद कर सकती है? इस वीडियो में हम पूरी जांच पड़ताल इस्तेमाल करेंगे। मेरा वादा है, वीडियो के अंत तक आप एकदम साफ तौर पर जान जाएंगे कि आपको अपने बीज चांद के भरोसे छोड़ी डी डालने चाहिए या नहीं, और असल में सर्दियों की बुआई की सफलता किस बात पर निर्भर करती है। और सबसे बड़ा सवाल जिसका हम जवाब देंगे, क्या आंख बंद करके कैलेंडर का अनुसरण करना फायदा देने के बजाय उल्टा नुकसान पहुंचा सकता है? आइए समझते हैं। इस बहस की जड़ी एज तक पहुंचने के लिए हमें इतिहास में वापस जाना होगा। यह सोच कि चंद्रमा धरती पर जीवन को प्रभावित करता है उतनी ही पुरानी है जितना कि यह जहान। मिस्र से लेकर बेबीलोन तक की प्राचीन सभ्यताओं ने इस रात के सितारे पर गहरा ध्यान दिया था। उन्होंने देखा कि चंद्रमा के चक्र, ज्वार भाटा, जानवरों के व्यवहार और जैसा कि उन्हें लगता था पौधों के विकास से मेल खाते हैं। उनका मानना था कि जिस तरह चंद्रमा समुद्र में पानी की विशाल मात्रा को खींचता है, उसी तरह यह पौधों के रस और मिट्टी की नमी को भी प्रभावित करता है। इसी तरह जन्म हुआ चंद्र बुवाई कैलेंडर का। यह एक ऐसी प्रणाली है जो चंद्रमा की कला और उसकी राशि चिन्हों में स्थिति के आधार पर बागवानी के कामों को निर्धारित करती है। यह एक खूबसूरत और बहुत पुरानी परंपरा है जो सदियों के अनुभव से भरी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आज के आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बचाव पक्ष क्या कहता है। आखिर चंद्र कैलेंडर को मानने वालों का मुख्य तर्क क्या है? उनका कहना है कि यह सब गुरुत्वाकर्षण और प्रकाश के इर्द गिर्द घूमता है। उनका प्रमुख सिद्धांत यह है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो समुद्र में ज्वार भाटा लाता है, ठीक उसी तरह मिट्टी में मौजूद पानी और पौधों के अंदर के रस, सैप को भी प्रभावित करता है। इस तर्क के अनुसार जब चांद बढ़ता है, यानी पूर्णिमा की ओर जाता है, तो उसका खिंचाव कथित तौर पर अधिक मजबूत होता है। ऐसे में सारी नमी और ऊर्जा जड़ों से पत्तियों और फलों की ओर ऊपर की दिशा में भागती है। इसीलिए यह उन पौधों को लगाने का सबसे सही समय माना जाता है जिनकी ऊपरी सतह, यानी जमीन के ऊपर का हिस्सा हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सलाद, हरी सब्जियां और टमाटर। हम इसे एक अदृश्य ज्वार भाटे के रूप में देख सकते हैं जो बीजों को जगाने और उन्हें ऊपर की ओर खींचने में मदद करता है ना? यह तर्क काफी तार्किक और काव्यात्मक भी। यह विचार ही अधिकतर चंद्र बागवानी की सलाहों की नींव है और इस पूरी प्रणाली की आधारशिला है, जो काम करने के लिए एक सरल और स्पष्ट मॉडल प्रदान करती है। चंद्रमा के प्रभाव के सिद्धांत में दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है प्रकाश। कैलेंडर के समर्थक यह मानते हैं कि चंद्रमा से परावर्तित होने वाली रोशनी की मात्रा भी अपनी एक खास भूमिका निभाती है। बढ़ते हुए चंद्रमा, यानी अमावस्या से पूर्णिमा तक के दौरान रातें धीरे धीरे अधिक चमकदार हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह अतिरिक्त भले ही मंद प्रकाश पत्तियों और पौधे के ऊपरी हिस्से के विकास को उत्तेजित करता है। यह एक तरह से अंधेरे के समय में भी सक्रिय प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस गतिविधि के लिए एक संकेत देता है। इसके विपरीत जब चंद्रमा घटने लगता है और रातें अंधेरी हो जाती है, तो पौधों की ऊर्जा ऊपरी भाग से हटकर जड़ों में केंद्रित हो जाती है। इसीलिए यह समय जड़ वाली फसलों जैसे गाजर, चुकंदर और आलू को बोने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। यानी सिद्धांत बहुत सीधा है। ऊपर ज्यादा रोशनी होने पर पत्तियां तेजी से बढ़ती है और जब रोशनी कम होती है तो जड़ें मजबूत होती हैं। यह अवधारणा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को पूरा करती है, जिससे पौधों के जीवन पर चंद्रमा के संपूर्ण निर्देशन की एक स्पष्ट तस्वीर बनती है। हमें तथाकथित लोक ज्ञान
या पारंपरिक ज्ञान को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दुनिया भर में लाखों लोग सालों से चंद्र कैलेंडर यानी चांद की गति का पालन करते हैं और दावा करते हैं कि यह सच में काम करता है। मेरी दादी हमेशा बढ़ते चांद में पौधे लगाती थीं और फसलें शानदार होती थीं। इस तरह की कहानियां आपने यकीनन कई बार सुनी होंगी। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही व्यक्तिगत अनुभवों, किस्से कहानियों की यह विशाल श्रृंखला सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ का एक जबरदस्त प्रभाव पैदा करती है। जब आपके आसपास इतने सारे लोग किसी तरीके में विश्वास रखते हैं, तो उस प्रभाव से बचना मुश्किल हो जाता है। यह अनुभव भले ही कठोर वैज्ञानिक प्रमाणों द्वारा समर्थित न हो, लेकिन यह एक मजबूत सांस्कृतिक परंपरा को जन्म देता है। बहुत से बागवानों के लिए यह सिर्फ खेती करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक अनुष्ठान का हिस्सा है। यह पूर्वजों और प्रकृति से जुड़ने का माध्यम है, जिसकी अपने आप में एक अलग और बड़ी कीमत है। और अंत में आइए जरा मनोविज्ञान की बात करें। कई बागवानों के लिए चंद्र कैलेंडर सबसे पहले योजना बनाने का एक साधन और भरोसे का स्रोत होता है। बागवानी खास तौर पर जोखिम भरे मौसम वाले क्षेत्रों में अनिश्चितताओं से भरा काम है। पाला, सूखा, कीड़े मकोड़े, ऐसे कई कारण हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। चंद्र कैलेंडर एक साफ और सुव्यवस्थित ढांचा देता है। आज बोना है, कल पानी देना है, परसों कुछ नहीं करना है। यह प्रकृति के फैले हुए अव्यवस्था पर नियंत्रण का एक भ्रम पैदा करता है। इस योजना का पालन करने से मन शांत रहता है, प्रेरणा मिलती है और हम अपने बगीचे के प्रति ज्यादा चौकस हो जाते हैं। जो व्यक्ति कैलेंडर का पालन करता है, वही अक्सर बाग में जाता है, पौधों पर ध्यान देता है और परिणामस्वरूप उसकी सफलता की संभावनाएं वास्तव में बढ़ जाती है। लेकिन क्या इसकी वजह सचमुच चांद है? अब बात करते हैं संदेहवादियों और वैज्ञानिकों के तर्कों की। सबसे पहले हम उस मुख्य तर्क को लेते हैं जिसे समर्थक अक्सर पेश करते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण। हाँ, चंद्रमा वास्तव में ज्वार भाटा पैदा करता है, लेकिन हमें इसके पैमाने को देखना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करता है। महासागर पानी का एक विशाल भंडार है, पर सोचिए, मिट्टी की ऊपरी परत या एक छोटे से बीज में कितना पानी होता है। वैज्ञानिक गणनाएं स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि मिट्टी के कण में मौजूद पानी के अणु पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव उसी पानी के पृष्ठ तनाव या मिट्टी के केशिका बल की तुलना में लाखों गुना कम होता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि बगल के खेत से गुजरते हुए ट्रैक्टर का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र या फिर यहां तक कि अपने पौधों के ऊपर झुके हुए माली का गुरुत्वाकर्षण बल भी उस पानी पर इससे कहीं ज्यादा प्रभाव डालेगा। इस तरह मिट्टी के सूक्ष्म ज्वार भाटा की अवधारणा भौतिकी के दृष्टिकोण से दुर्भाग्यवश पूरी तरह से आधारहीन या अस्थिर लगती है। आइए अब दूसरे तर्क पर विचार करते हैं, चंद्रमा का प्रकाश। यह सच है कि पूर्णिमा की रात अमावस्या की रात की तुलना में अधिक रोशनी वाली होती है, पर क्या यह रोशनी प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने के लिए काफी है? आइए तुलना करके देखते हैं। एक साफ दिन में सूर्य के प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी लगभग 1 लाख लक्स 100,000 लक्स होती है। वहीं सबसे साफ रात में पूरे चंद्रमा की रोशनी की तीव्रता सिर्फ 0.25 लख 0.25 लक्स होती है। यह 4 लाख गुना कम है। पौधों का विकास इस तरह हुआ है कि वे सूर्य से आने वाली ऊर्जा के शक्तिशाली प्रवाह पर प्रतिक्रिया रिएक्ट करें। उनके लिए चंद्रमा का प्रकाश ठीक वैसा ही है जैसे एक बहुत ही चमकदार कमरे में खड़े व्यक्ति के लिए दूर की टॉर्च की रोशनी। पौधों की कोशिकाएं इसे विकास के लिए ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में दर्ज ही नहीं कर पाती है। इसलिए चंद्रमा के प्रकाश से पत्तियों के विकास को प्रोत्साहित करने का यह सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हो पाता है। चलिए वापस दादी नानी के उन पुराने तरीकों और शानदार पैदावार की बात करते हैं। लेकिन विज्ञान यहां 2 बहुत जरूरी अवधारणाएं पेश करता है, सहसंबंध कॉरिलेशन और कार्य कारण संबंध कॉजेशन।
अगर दो घटनाएं एक साथ हो रही हैं, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि एक घटना दूसरी की वजह से हुई है। हो सकता है कि दादी ने खीरे बढ़ते हुए चांद के दौरान लगाए हों, और उसी दौरान मौसम भी बिल्कुल आदर्श था, गर्म और हल्की बारिश वाला। फसल अच्छी हुई, लेकिन उसकी वजह मौसम था, चांद नहीं। चांद तो बस एक पृष्ठभूमि था, महज एक संयोग। कार्य कारण संबंध को साबित करने के लिए हमें नियंत्रित प्रयोग, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत होती है, जहां चांद की कला, फेस ऑफ द मून के अलावा बाकी सभी स्थितियां बिल्कुल समान रखी जाए। और चंद्र कैलेंडर के साथ ठीक ऐसे ही प्रयोगों में सबसे बड़ी समस्या आती है। यह हमें सबसे बड़े और सबसे ठोस वैज्ञानिक तर्क की ओर ले जाता है। पिछले 100 सालों में दुनिया भर में ऐसे कई वैज्ञानिक शोध हुए हैं, जिन्होंने चांद के फसल पर पड़ने वाले असर को या तो साबित करने की कोशिश की या उसे गलत ठहराने की। वैज्ञानिकों ने नियंत्रित परिस्थितियों में, यानी ग्रीन हाउस या प्रायोगिक प्लॉट में, एक ही तरह की फसल को छांद की अलग अलग कलाओं, फेजों में उगाया। उन्हें बराबर पानी, तापमान और देखभाल दी गई। ऐसे अधिकांश शोधों का परिणाम एक ही रहा, चांद के कैलेंडर के अनुसार लगाई गई और बिना उसके लगाई गई फसलों के विकास, बढ़ोतरी या उपज में कोई भी सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर नहीं मिला। वैज्ञानिक समुदाय इस बात पर सहमत है कि चंद्र कैलेंडर के पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। विज्ञान के लिए यह कृषि विज्ञान, एग्रोनॉमी नहीं, बल्कि कृषि ज्योतिष, एग्रो एस्ट्रोलॉजी है। तो अगर चांद जरूरी नहीं है, तो असल में पतझड़ के अंत में बुआई के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहला, सबसे अहम और अटूट नियम है मिट्टी का तापमान। पतझड़ के अंत में बीज बोने का उद्देश्य यह है कि बीजों को कोल्ड स्ट्रैटिफिकेशन, यानी कि ठंड से सख्ती मिले, लेकिन वे वसंत आने से पहले अंकुरित न हों। अगर आप उन्हें बहुत जल्दी गर्म मिट्टी में बो देंगे, तो वे पहले ही पाले में उग जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। और अगर आप बहुत देर से जमी हुई मिट्टी में बोएंगे, तो ऐसा करना आपके लिए शारीरिक रूप से ही मुश्किल होगा। आदर्श समय तब आता है जब मौसम में स्थिर ठंड हो, मिट्टी का तापमान गिरकर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक हो जाए और रातों में लगातार पाला पड़ने लगे। नवंबर में बागवानी करने वाले को कैलेंडर नहीं, बल्कि थर्मामीटर देखना चाहिए। दूसरा सबसे अहम पहलू है असल मौसम और मौसम का पूर्वानुमान। ज्योतिषीय पंचांग इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता कि जिस शुभ दिन पर खेती करने को कहा गया है, उस दिन जबरदस्त बर्फीली बारिश, तूफानी हवाएं चलेंगी, या फिर इसके उलट मौसम असामान्य रूप से गर्म रहेगा। कल्पना कीजिए, पंचांग कहता है आज गाजर लगाओ, लेकिन बाहर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है और मौसम का पूर्वानुमान बताता है कि अभी एक हफ्ता और गर्मी रहेगी। ऐसे में अगर आप बीज बोते हैं, तो यह पक्का है कि वे समय से पहले अंकुरित हो जाएंगे और फिर मर जाएंगे। और इसके विपरीत, मान लीजिए, पंचांग एक हफ्ते तक इंतजार करने की सलाह देता है, लेकिन आप देखते हैं कि बर्फबारी से पहले अभी 2-3 दिन के लिए जमीन थोड़ी जम गई है। यह बुआई का एकदम सही समय है और आपको फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। मौसम को हमेशा ही ज्योतिषीय भविष्यवाणियों से ऊपर सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। एक और कारक जो परिणाम को चंद्रमा की कलाओं, फेज से 10 गुना अधिक प्रभावित करता है, वह है बीजों को सही गहराई पर बोना। जब हम सर्दियों से पहले बुवाई करते हैं, तो बीजों को वसंत, स्प्रिंग की तुलना में थोड़ा गहरा बोया जाता है। आमतौर पर यह लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लंबी सर्दियों के दौरान वे पिघले हुए पानी से बह न जाएं या हवा से उड़ न जाएं। बहुत कम गहराई पर बोने से बीज सतह पर आ जाएंगे और पाले ठंड से मर जाएंगे या फिर पक्षियों का भोजन बन जाएंगे। वहीं यदि बहुत ज्यादा गहरा बो दिया जाए, तो वसंत में अंकुरों में ऊपर आने की ताकत ही नहीं बचेगी। खेती से जुड़ी यह साधारण लेकिन महत्वपूर्ण बात सावधानी और सटीकता मांगती है, और इसका पालन आपको सही चंद्र दिवस का अंदाजा लगाने की कोशिश से कहीं ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। जाहिर है, सही फसलों का चुनाव करना बहुत जरूरी है। सभी पौधे सर्दियों में बोने के लिए उपयुक्त नहीं होते। ऐसी प्रक्रिया को
वो ठंड सहिष्णु फसलें आसानी से झेल लेती है, जिनके बीजों को अंकुरण के लिए विशेष ठंडे उपचार की जरूरत होती है। इनमें मुख्य रूप से शामिल है गाजर, चुकंदर, बीटरूट, पार्सनिप, लहसुन और प्याज के छोटे पौधे। साथ ही सर्दियों में आप कई तरह की हरी सब्जियां भी बो सकते हैं, जैसे कि सोया, अजमोद, पार्सले, धनिया, पालक और अलग अलग तरह के सलाद पत्ते। फूलों की बात करें तो एक्विलिजिया, एस्टर, डेल्फिनियम और लैवेंडर भी ठंड में अच्छी तरह पनपते हैं। हालांकि खीरा या कद्दू, जुकीनी जैसी गर्मी पसंद करने वाली फसलों को सर्दियों में बोने की कोशिश करना, चाहे आप किसी भी शुभ या उपजाऊ चंद्र कैलेंडर के दिन ऐसा करें, यह 100% असफलता की गारंटी है। पौधों के जीव विज्ञान, बायोलॉजी की समझ ही यहां आपकी सफलता की कुंजी है। जितनी जरूरी बुवाई है, उतनी ही जरूरी क्यारी की तैयारी भी है। यह काम आपको बहुत पहले यानी अक्टूबर में ही कर लेना चाहिए, जब तक जमीन ठंडी होकर जम न जाए। क्यारी हमेशा धूप वाली और ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां बसंत के मौसम में पानी जमा न होता हो। मिट्टी को अच्छी तरह से खोदकर उसे भुरभुरा कर ले और उसमें कंपोस्ट या सड़ी हुई खाद, ह्यूमस, मिला दें। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जरूरी गहराई की नालियां या मेड़े पहले से ही बना ली जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नवंबर में जब बुवाई का समय आएगा, तब पाले के कारण मिट्टी सख्त हो चुकी होगी और उस कठोर जमीन पर सीधी नालियां बनाना नामुमकिन होगा। इसके अलावा बीजों को ढकने के लिए सूखी मिट्टी या पीट को बोरियों में भरकर पहले से तैयार रखें। आपकी यह समय से पहले की तैयारी ही इस पूरे काम की आधी सफलता सुनिश्चित करती है। और यही वह जगह है जहां हम चंद्र कैलेंडर की सबसे बड़ी समस्या या जाल को समझते हैं। एक स्थिति की कल्पना कीजिए। आप देखते हैं कि मौसम एकदम सही है, जमीन थोड़ी जमी हुई है, लेकिन अभी तक पत्थर की तरह सख्त नहीं हुई है। मौसम का पूर्वानुमान कहता है कि 2 दिन में बर्फ पड़ेगी, जो आपकी फसलों को कंबल की तरह ढक देगी। यह बुवाई के लिए सबसे बेहतरीन मौका है। लेकिन आप चंद्र कैलेंडर खोलते हैं और वह कहता है कि अभी बांझ राशि कुंभ चल रही है और आपको फलदायी राशि कर्क के लिए 5 दिन इंतजार करना होगा। अगर आप कैलेंडर की मानते हैं, तो आप अपना यह सुनहरा पल गंवा देंगे। 5 दिनों के बाद या तो जमीन को जमा देने वाली कड़ाके की ठंड पड़ सकती है, या फिर इसके विपरीत बारिश के साथ बर्फ पिघलना शुरू हो सकती है। कैलेंडर पर आंख बंद करके भरोसा करने से बागवान अपनी लचीलापन खो देता है और जमीन की वास्तविक स्थिति पर प्रतिक्रिया देने का कौशल खत्म हो जाता है। जबकि बागवानी में यही सबसे जरूरी हुनर है। तो क्या अब हमें चंद्र कैलेंडर को फेंक देना चाहिए? रुकिए, इतनी जल्दी मत कीजिए। इसमें एक बहुत ही उपयोगी, भले ही गैर जादुई खासियत है। आप इसे एक बेहतरीन प्लानर और मोटिवेटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे किसी रहस्यमय निर्देश की तरह देखने के बजाय इसे एक माली की साप्ताहिक डायरी की तरह समझिए। यह आपको याद दिलाता है कि कुछ खास काम करने का समय आ गया है। जैसे, अरे हाँ, नवंबर के मध्य में हमें जाड़े के लिए बुवाई करना नहीं भूलना है। यह आपके विचारों को व्यवस्थित करता है और आपको खेतीबाड़ी के जरूरी कामों को भूलने नहीं देता है। यदि यह कैलेंडर आपको बाग में जाने, क्यारियां तैयार करने या बीजों की जांच करने के लिए प्रेरित करता है, तो ये पहले ही बहुत बड़ा फायदा पहुंचा रहा है। भले ही चंद्रमा आकाश में किसी भी स्थिति में हो, अगर आप इस कैलेंडर का उपयोग करने का मन बना ही चुके हैं, तो इसकी शब्दावली, भाषा को समझना आपके लिए फायदेमंद होगा। आखिर ये सभी जड़ के दिन, पत्ते के दिन, फूल के दिन और फल के दिन क्या दर्शाते हैं? यह प्रणाली चंद्रमा के 12 राशियों से गुजरने पर आधारित है, जिन्हें आगे 4 तत्वों में विभाजित किया गया है: पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। पृथ्वी राशियां वृषभ, कन्या और मकर को जड़ के दिन माना जाता है, जो कंदमूल या जड़ वाली फसलों को लगाने के लिए सबसे आदर्श है। जल राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन पत्ते के दिन है, जो पत्तेदार सब्जियां और सलाद उगाने के लिए उपयुक्त होती है। वायु राशियां मिथुन, तुला और कुंभ फूल के दिन माने जाते हैं,
और अग्नि राशि आइयो मेष, सिंह और धनु फल के दिन कहलाते हैं। संक्षेप में, यह केवल वर्गीकरण की एक सरल प्रणाली है जो पौधों के प्रकार के आधार पर रोपण प्लांटिंग को व्यवस्थित करने में मदद करती है। नौसिखिए बागवानों को सबसे ज्यादा डर तथा कथित अशुभ या निषिद्ध रोपाई के दिनों से लगता है। कैलेंडर में इन्हें अक्सर काले रंग से चिह्नित किया जाता है। आखिर ये कौन से दिन होते हैं? ज्यादातर ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होते हैं, साथ ही चंद्र और सूर्य ग्रहण के दिन भी। परंपरा मानती है कि चंद्र चक्र के इन चरम बिंदुओं पर पौधे तनाव से गुजरते हैं, इसलिए उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, यानी न तो रोपाई करे, न ही उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लगाएं और न ही छंटाई करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जैसा कि हमने पहले भी जाना है, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ये बागवान के लिए सिर्फ आराम के दिन होते हैं। आप इन दिनों को अन्य कामों के लिए समर्पित कर सकते हैं, जैसे औजारों की तैयारी, भविष्य में की जाने वाली रोपाई की योजना बनाना या फिर बस आराम करना। तो फिर सही संतुलन कैसे खोजा जाए? सबसे समझदारी की रणनीति एक हाइब्रिड तरीका अपनाना है। चंद्र कैलेंडर या पंचांग को नियम नहीं, बल्कि एक सहायक के रूप में इस्तेमाल करें। पहला कदम, जमीनी हकीकत को देखें। अपने क्षेत्र में जाड़े से पहले बुवाई के लिए मौसम का सही समय तय करें। यह एक हफ्ता हो सकता है या शायद बस कुछ ही दिन। दूसरा कदम, उस तय समय के अंदर आप चंद्र कैलेंडर में झांकें। अगर आप गाजर बोना चाहते हैं और इनमें से किसी एक दिन कैलेंडर घटते हुए चांद के दौरान जड़ का दिन दिखाता है, तो यह बेहतरीन है। इस दिन का इस्तेमाल करें। इस तरह आप लोक ज्ञान को कृषि विज्ञान के साथ मिला रहे हैं। लेकिन अगर कैलेंडर कुछ भी उपयुक्त नहीं बताता है, तो बेझिझक उसे नजरअंदाज करें और अपने मौसम के समय के अनुसार किसी भी सुविधाजनक दिन में बुवाई कर दें। सबसे जरूरी चीज है जमीनी हालात। अगर हम नवंबर में की जाने वाली सर्दियों से पहले की बुआई की बात करें, तो चंद्र कैलेंडर की परंपरा किन बातों पर ध्यान देने की सलाह देती है? लहसुन, गाजर, चुकंदर जैसे कंदमूल और रूट वेजिटेबल्स और बल्ब वाले फूलों के लिए पारंपरिक रूप से घटते चंद्रमा यानी उभवाती हुई चंद्रमा का समय चुना जाता है। इसके पीछे तर्क ये है कि इस दौरान ऊर्जा जड़ों की तरफ जाती है। इसके अलावा मूल दिवसों रूट डेज को प्राथमिकता दी जाती है, जब चंद्रमा पृथ्वी राशियों वृषभ, कन्या या मकर में होता है। इन राशियों को सबसे उपजाऊ और स्थिर माना जाता है। लेकिन हमेशा याद रखें, ये सब केवल पारंपरिक सलाह या परंपरा का हिस्सा है। यदि ऐसे आदर्श दिन भी मूसलाधार बारिश हो रही हो, तो बुआई टाल देना बेहतर है। आपको सही मौसम का इंतजार करना चाहिए, भले ही इसके लिए कैलेंडर के हिसाब से गलत दिन ही क्यों न चुनना पड़े। और अंत में, आइए सबसे दिलचस्प असर की बात करें, बागवानी में प्लेसिबो प्रभाव की। अगर कोई दिल से यह मानता है कि किसी खास चंद्र तिथि पर बीज बोने से अच्छी किस्मत आएगी, तो वह अनजाने में ही उस क्यारी की बेहतर देखभाल करेगा। वह इसे बार बार देखेगा, सही समय पर खरपतवार हटाएगा और खासकर वसंत ऋतु में नमी पर ध्यान देगा। तरीके में विश्वास से पैदा हुई यह अतिरिक्त देखभाल और ध्यान सचमुच बेहतर नतीजे दे सकता है। ऐसे में चंद्र पंचांग काम करता है, लेकिन यह गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी या चंद्रमा की रोशनी से नहीं, बल्कि खुद बागवानी करने वाले की मानसिकता, साइकोलॉजी के जरिए काम करता है। यह हमें अधिक अनुशासित और चौकस बनाता है। और अगर यह आपको प्रक्रिया का आनंद लेने और फसल देखकर खुश होने में मदद करता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि असली जादू किसमें है? तो आखिर इस सब से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? एक तरफ शुद्ध विज्ञान इस बात का कोई सबूत नहीं देता कि चांद की कलाओं फेजेस का पौधों की वृद्धि पर सीधा असर आवन होता है। तर्क सीधा है, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी बहुत कमजोर है और चांद की रोशनी तो बिल्कुल धुंधली होती है। सर्दियों से पहले, खासकर नवंबर में, किसी भी सफल बुआई का 99% 99% सिर्फ औजमीन से जुड़ी बातोपास पर निर्भर करता है, जैसे कि मिट्टी का सही तापमान, अच्छा मौसम, बीज डालने की सही गहराई
और फसल का सोच समझकर चुनाव। पर यही आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि चंद्र कैलेंडर, लूनर कैलेंडर बिल्कुल बेकार है? ऐसा हरगिज नहीं है। इसकी असली ताकत किसी अदृश्य या रहस्यमयी प्रभाव में नहीं है, बल्कि इस अद्भुत क्षमता में है कि यह हमारे लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजर, व्यवस्थापक, एक प्रेरक, मोटिवेटर और मानसिक शांति का जरिया मौत बन जाता है। यह हमें और ज्यादा सुनियोजित और ध्यान देने वाला माली बनाता है। और अगर इसमें आपका विश्वास आपको बेहतर नतीजे दे रहा है, तो समझिए यह सिर्फ आपके लिए ही काम करता है। सबसे जरूरी बात, इसे कभी भी मौसमा आम बुद्धि, कॉमन सेंस और असल मौसम पास की परिस्थितियों के खिलाफ मत जाने दीजिए। बहुत शुक्रिया कि आपने इस पडीडीडी देचताल को आखिर तक देखा। अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद था, तो लाइक जरूर करें और नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब आपसे मेरा एक सवाल, क्या आप चंद्र कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप इसकी ताकत में विश्वास रखते हैं या इसे सिर्फ एक आसान प्लानर मानते हैं? अपना अनुभव और राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मुझे पीआरएच कर बहुत अच्छा लगेगा।